हेलो दोस्तों, एंट्री ऑफ गांधी जी इन इंडिया। एंट्री ऑफ गांधी जी इन इंडिया मीन्स गांधी जी का जब भारत में आगमन होता है, री इंटर जब होता है। आपको पता होगा कि 1896 में गांधी जी अफ्रीका चले गए थे, जहाँ पे उन्होंने लगभग 20 साल रहा और फिर उन्होंने 1916 में 1916 में भारत वापसी की। तो 1916 में जब वो भारत आते हैं, 1915 में 15-16 में जब वो वापस आते हैं, तो उन्होंने कौन कौन से काम किए भारत में, इसमें इस टॉपिक में हम बेसिकली यही पढ़ेंगे। ठीक है, 1916 से 1921 इस बीच जो है 1921 में जो है असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है गांधी जी के द्वारा। तो इस बीच का जो टाइम पीरियड है, इतने में गांधी जी क्या क्या करते हैं, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, इसी तरह फिर आप देखेंगे जो मिल का स्ट्राइक था वो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। तो ये सारी चीज़ों को हम इसमें देखेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले एंट्री ऑफ गांधी जी इन इंडिया जो टॉपिक है उसको देखते हैं। गांधी जी जो है जनवरी 1915 में भारत आते हैं। भारत कब आते हैं तो 9 जनवरी को आते हैं, इसीलिए जो है क्या मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है उस दिन को। ठीक है, तो 9 जनवरी को जब वो भारत आते हैं तो उन्होंने गोखले जी के कहने पे, गोखले जी को वो अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले को, तो उनके कहने पे क्या करते हैं, वो पूरे भारत का एक बार भ्रमण करते हैं। ठीक है, तो अहमदाबाद में उन्होंने एक आश्रम भी बनाया था, जहाँ पे अफ्रीका से उनके साथ आए जो उनकी फैमिली थी, जो उनके साथ जो लोग आए थे वो वहाँ पे रहते थे। तो फिनिक्स फैमिली के लिए वो आश्रम बनाए थे वो अहमदाबाद में। ठीक है, जिसको साबरमती आश्रम के नाम से अब जाना जाता है। आज वो म्यूजियम है एक। ठीक है, तो सबसे पहला जो मुद्दा था भारत में गांधी जी का, 1 साल तो वो घूमे पूरा 1916 तक। पहला मुद्दा जो उन्होंने देखा वो था प्रॉब्लम ऑफ इंडेंटर्ड लेबर। अब ये क्या होता है, इंडेंचर्ड लेबर या इंडेंटर्ड लेबर? ये क्या होते थे, जो बंधुआ मजदूर होते थे। हालांकि कानूनी रूप से देखा जाए तो इंग्लैंड में, यूरोप में, इन सारे जगहों पे जो है दास प्रथा थी वो समाप्त कर दिया गया था, इसको अबॉलिश कर दिया गया था। लेकिन फिर भी लोगों से दस्तखत करवा करवा के जो ब्रिटेन सरकार थी या फिर जो भी विदेशी लोग थे वो यहाँ से लोगों को दास बना के ले जाते थे। तो ये जो प्रॉब्लम थी इंडेंचर्ड लेबर की, बंधुआ मजदूरों की समस्या थी, इस पर गांधी जी ने पहला जो है नज़र अपना डाला। ये पहले अफ्रीका में भी इसके लिए लड़ चुके थे। ठीक है, बहुत ही ईजी भाषा में मैंने यहाँ पे लिखा है, तो हालांकि आपको नोट समझ के ही समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। ये पहले अफ्रीका में भी इसके लिए लड़ चुके थे और गांधी जी चाहते थे कि इसे जड़ से ख़त्म कर दिया जाए। वायसराय ने क्या किया, इसको ख़त्म करने की सहमति दिखाई। जब उन्होंने बात किया वायसराय से तो वायसराय ने कहा ठीक है मैं ख़त्म कर दूंगा इसको। गांधी जी ने एक निश्चित तिथि मांगी। अब गांधी जी को विश्वास नहीं था तो इन्होंने बोला कि एक आप निश्चित डेट दीजिए कि किस दिन से ये एबॉलिश हो जाएगा। लेकिन इस पर वायसराय की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तो उसके बाद गांधी जी ने क्या किया, इस मुद्दे पर आंदोलन शुरू किया और देखते ही देखते देश के कोने कोने से जो लोग थे वो इससे जुड़ने लगे और इस आंदोलन को सफल बनाया। अंततः देखा जाए तो वायसराय ने 31 जुलाई 1917 को इसे ख़त्म कर दिया। कब? 31 जुलाई 1917। आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि जो ये बंधुआ मजदूरों की जो दास्ता थी वो कब ख़त्म की गई, तो 31 जुलाई 1917 द्वारा किया गया था ख़त्म। ठीक है, गांधी जी के द्वारा। अब देखिए, ये तो आपका हो गया इंडेंचर्ड लेबर की प्रॉब्लम। उसके बाद जो गांधी जी का मेन सिद्धांत है सत्याग्रह। ठीक है, जिसमें अहिंसा हम देखते हैं। तो जो सत्याग्रह है, सत्याग्रह का मेन मतलब क्या होता है, तो सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह करना। आग्रह करना सत्य के लिए मतलब इंसिस्टेंस ऑफ ट्रुथ। जो सत्य है उसके लिए लड़ेंगे, लड़ेंगे हिंसात्मक रूप से नहीं, अहिंसात्मक रूप से लड़ेंगे, वही होता है सत्याग्रह। ट्रुथ फोर्स, यानी कि अगर ट्रुथ को, सत्य को लागू करने के लिए फोर्स करना पड़े तो हम अहिंसात्मक रूप से उसको फोर्स करेंगे भी। ठीक है, तो अगर हम इसका छुपा हुआ अगर मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है पैसिव रेजिस्टेंस। पैसिव रेजिस्टेंस और एक वर्ड आता है सिविल डिसोबीडियंस। पैसिव रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है कि हम आपका सहयोग करेंगे ही नहीं। जैसे आप देखेंगे असहयोग आंदोलन में क्या होता है कि लोग जो है वो सरकारी जो विदेशी सामान थे उसका यूज नहीं करते थे, सरकारी नौकरियों में भागीदारी नहीं निभाते थे, तो ये असहयोग हो गया, हम आपका सहयोग ही नहीं करेंगे। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस क्या होता है, तो सिविल डिसोबीडियंस मतलब अगर मान लो अगर कोई सरकार है, अगर कोई लॉ लागू की है तो हम उसको मानेंगे भी नहीं, ऐसा। तो सिविल डिसोबीडियंस मतलब हम आपके आज्ञा का पालन नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो सत्याग्रह में ये दोनों चीज़ें आती हैं, पैसिव रेजिस्टेंस और दूसरा सिविल डिसोबीडियंस। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब सत्याग्रह से बना है सत्याग्रही। सत्याग्रही कौन होगा, तो जो इंसान,
ट्रुथफुल, नॉन वायलेंट और फियरलेस रह सकता है, उसको गांधी जी सत्याग्रही कहते हैं। ट्रुथफुल, नॉन वायलेंट और फेयरलेस, यानी कि किसी भी कंडीशन में आपको सच के रास्ते पे चलना है। नॉन वायलेंट मतलब कहीं भी हिंसा का प्रयोग नहीं करना है, और फियरलेस मतलब बिना डर के जीना है। यहीं पे बहुत सारे स्टेटमेंट सामने आते हैं गांधी जी सत्याग्रह के बारे में, गांधी जी और उनके सत्याग्रह के बारे में। जैसे अ ट्रू सत्याग्रही वुड नेवर वो बिफोर इविल, यानी कि इविल के सामने वो कभी झुकेगा नहीं। वाट एवर द कंसिक्वेंसेस, मतलब अगर कुछ भी उसका दुष्प्रभाव पड़े, कोई भी प्रभाव पड़े, वो कभी भी गलत के सामने नहीं झुकेगा। दूसरा है रेडी टू एक्सेप्ट सफरिंग, वो हमेशा तैयार रहना चाहिए दुख झेलने के लिए, दुख एक्सेप्ट करने के लिए, सफ़र करने के लिए। स्ट्रगल अगेंस्ट द इविल डूअर, मतलब जो भी गलत हो रहा है उसके प्रति संघर्ष करना, उसके प्रति जो है उसको मनाही करना उसकी, ठीक है। ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग कुड प्रैक्टिस सत्याग्रह, यानी कि जो इंसान बहादुर है और जो मजबूत है, केवल वही सत्याग्रह को प्रैक्टिस कर सकता है, ठीक है। तो ये जो है कुछ स्टेटमेंट्स उभर के सामने आते हैं सत्याग्रही के संबंध में, जो कि गांधी जी के द्वारा इन सारी चीज़ों को बताया जाता है, ठीक है। तो सत्याग्रह के अर्थ को हमने जान लिया। अब हम चलते हैं चेम्सफोर्ड का वार कॉन्फ्रेंस। ये जो टॉपिक है चेम्सफोर्ड का वार कॉन्फ्रेंस, बहुत जगह पूछा नहीं जाता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस पे लोग फोकस नहीं करते हैं, और कभी कभी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। तो यहाँ पे हम देखेंगे ब्रिटेन और फ्रांस हार रहे थे। कहाँ हार रहे थे? तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में। आपको पता होगा कि 1914 से लेके 1980 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार चला था, ठीक है। ये समय कब का चल रहा है? 1917 का समय चल रहा है, ठीक है। गांधी जी 1915 में भारत आ गए हैं, एक साल उन्होंने पूरा भारत भ्रमण किया। उसके बाद ये समय चल रहा है 1917 का। तो इस समय क्या था? ब्रिटेन और फ्रांस। आपको पता होगा मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे? ब्रिटेन था, फ्रांस था, यूएसए था और रशिया था। तो यूएसए की जो आर्मी थी वो अभी मैदान में नहीं उतर पाई थी, और रसिया की बात करें तो 1917 में ही वहाँ पे आप देखेंगे रशियन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। इसलिए वो कभी भी युद्ध से पीछे हट सकती थी, वर्ल्ड वार से पीछे हट सकती थी। इसलिए ब्रिटेन और फ्रांस पे डर सता रहा था कि यदि हमें यूएसए भी सपोर्ट नहीं कर पा रहा है और रशिया भी सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं से सेना की रिक्वायरमेंट तो होगी ही होगी। इसीलिए भारत से सैनिक भर्ती पे जोर दिया जाने लगा, ठीक है। तो रशिया कभी भी युद्ध से पीछे हट सकता था रशियन रिवॉल्यूशन की वजह से। अमेरिका की सेना भी मैदान में नहीं उतर पाई थी, तो ब्रिटिश सेना को तत्काल सेना की ज़रूरत थी। अतः भारत में वायसराय जो चेम्सफोर्ड थे, उस समय चेम्सफोर्ड जो वायसराय थे, उन्होंने भारत के कई दिग्गज नेताओं का कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया, ठीक है। जैसे भारत में अगर सैनिक भर्ती होगी भी तो किसके कहने पे? जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं लोग, वो लोग अगर युवा को उत्साहित करेंगे तभी वो सैनिक ज्वाइन करेंगे, ठीक है। गांधी जी को भी इसमें बुलाया गया दिल्ली में, और दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हुआ ये, ठीक है। कॉन्फ्रेंस के बाद गांधी जी मान गए। अब गांधी जी क्यों मान गए, इसके पीछे भी कारण है। अब आप ये सोचिए कि गांधी जी एक अहिंसावादी इंसान थे, लेकिन फिर भी वो युद्ध के लिए अपने देश के युवाओं को भेजने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि उनको लग रहा था कि कुछ समय बाद जब युद्ध ख़त्म होगा तो जो अंग्रेज़ी हुकूमत है वो हम पे पूर्ण स्वराज तो नहीं, लेकिन हम पे जो ये अत्याचार कर रही है या फिर जो हमको शोषित किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, उससे जो है राहत देगी। तो कॉन्फ्रेंस के बाद गांधी जी मान गए और उन्होंने खुद कायरा ज़िले में लोगों में कैंपेन के लिए उत्साहित किया, ठीक है। लोगों को कैंपेन के लिए क्या किया? उत्साहित किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि यदि हम भारतीय प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ देंगे तो युद्ध के बाद ब्रिटेन सरकार हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगी, और उनकी सोच जो थी वो गलत साबित हुई। आप देखेंगे कि जब युद्ध समाप्त हो जाता है तो ब्रिटेन सरकार केवल वादे ही करते रह जाती है और इसके आगे कुछ काम नहीं करती है, ठीक है। तो इसमें वो अपनी जीवनी में लिखते हैं, जो उनकी जीवनी है माई एक्सपीरियंस विथ ट्रुथ, उसमें वो बताते हैं कि मैंने सबसे बड़ा डिसीजन ये लिया था जब मैंने अपने देश के नागरिकों को, अपने देश के युवाओं को वहाँ पे लड़ने के लिए भेजा था। मैं उस समय बहुत दुविधा में था। आप एक बार पढ़िएगा उस पुस्तक को, बहुत अच्छी पुस्तक है। तो ये था उनका पहला इशू, चेम्सफोर्ड। पहला इशू तो मैंने आपको बताया कि लेबर का, बंधुआ मजदूरों का जो उन्होंने आंदोलन चलाया था वो। यहाँ पे चेम्सफोर्ड का वार कॉन्फ्रेंस हुआ था, ये उन्हीं के संबंध में है, जो कि एक बढ़िया डिसीजन था, बड़ा डिसीजन था। बढ़िया डिसीजन नहीं कर सकते हम, बड़ा डिसीजन था, इसीलिए इसको पढ़ना जरूरी हो जाता है, ठीक है। अगला जो है वो है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में। डेट आप जो ईयर है आपको याद रखना है, क्योंकि हमेशा एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो 1917 में क्या करते हैं? चंपारण सत्याग्रह होता है। क्या था चंपारण सत्याग्रह? तो चंपारण की अगर हम बात करें तो ये एक चंपारण जिले का नाम है,
कहाँ का जिला है? तो बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम में आप देखेंगे तो एकदम उत्तर पश्चिमी छोर पे चंपारण जिला आपको देखने को मिलेगा। इसमें फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चंपारण में ही चलाया गया था। डिसओबीडियंस मूवमेंट मैंने अभी आपको बताया इसका मतलब डिसओबे हम करेंगे आपकी आज्ञा को, आपकी आज्ञा को हम सविनय के साथ, यानी कि विनय के साथ आपकी आज्ञा को नहीं मानेंगे। अगर आप हमको मारते हैं तब भी हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। हम विरोध नहीं करेंगे, लेकिन हम आपका काम ही नहीं करेंगे, आपकी आज्ञा जो है उसका पालन नहीं करेंगे, ठीक है। तो छोटे लेवल पे अगर देखा जाए तो चंपारण सत्याग्रह एक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। अगर बात करें कि बड़े लेवल पे सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ तो 1930 में हुआ था, 1930 में। इसको भी हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। तो ये 1917 की घटना है जब राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को ये इस तरफ ध्यान करने के लिए आकर्षित किया कि जो नील उगाई जाती है, नील उगाने वाली जो समस्या थी उस पे गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया राजकुमार शुक्ला ने, ठीक है। क्या था ये? तो 3/20 20 कट्ठा, आपने नाम सुना होगा अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपने नाम जरूर सुना होगा 20 कट्ठा। 20 कट्ठा में 1 बीघा होता है, ठीक है, 1 बीघा होता है। तो अंग्रेजी हुकूमत ये कहती थी कि अगर आपकी खेती 1 बीघा है तो उसमें से 3 कट्ठा आपको नील बोना है, ठीक है। यानी कि 3/20वां भाग जो है वो नील की खेती की जाएगी। क्यों नील की खेती की जाएगी? क्योंकि एक नगदी फसल थी ये, ठीक है, जिसको हम 3 कटिया सिस्टम कहते थे। 3/20 जो टोटल लैंड का बोया जाता था उसको 3 कटिया सिस्टम कहा जाता था, ठीक है। 3 कटिया सिस्टम, इससे क्या होता था नील बोने से? जो ज़मीन की फर्टिलिटी थी, भूमि की जो उर्वरकता थी वो ख़त्म हो जाती थी धीरे धीरे करके, इसीलिए किसान इसको बोना नहीं चाहते थे, ठीक है। जब गांधी जी वहाँ पहुँचे तो उन्हें वहाँ से चले जाने का आदेश भी ब्रिटेन सरकार ने भिजवाई, परंतु उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया और इसके लिए उन्हें सज़ा भी दी गई, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगला जो है, गांधी जी ने लोगों से पैसिव रेजिस्टेंस एंड सिविल डिसोबीडियंस करने का आग्रह किया। पैसिव रेजिस्टेंस क्या है? मतलब आप उनकी आज्ञा को माने ही ना। दूसरी, ये तो हो गया आपका सिविल डिसोबीडियंस, आप उनकी आज्ञा को मत मानिए। बिना हिंसा के यानी कि अहिंसा पूर्ण रूप तरीके से जो है आप जो है सिविल डिसोबीडियंस करिए, आप उनकी आज्ञा को मत मानिए। पैसिव रेजिस्टेंस मतलब जो अगर आपसे वो ज़बरदस्ती करते हैं तो आप उनका प्रतिरोध करिए, ठीक है, रजिस्टेंस करिए उसका, ठीक है। अंत में सरकार ने इस मुद्दे पर जांच बैठाने के लिए राजी हो गई। सरकार जो थी वो इस मुद्दे पर जांच बैठाने के लिए वो राजी हो गई कि ठीक है, हम देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं किसान को ये करने में। तो जब कमेटी बैठी तो सरकार ने एक कमेटी गठित की और गांधी जी को भी उसका एक मेंबर चुना गया। गांधी जी एक अच्छे वक्ता थे जिन्होंने उस कमेटी को कन्विंस किया कि जो नील की खेती है वो किसानों के लिए जो है हानिकारक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो आए थे सब वहाँ से प्लांटर्स, यूरोप से प्लांटर्स आए थे जो कि किसानों से करवाते थे कृषि। तो जो प्लांटर्स आए थे वो एक ही 10 साल में जो है वो यहाँ से धीरे धीरे करके निकलते गए और चले गए। और जो 25% कंपनसेट दिया गया वो किसानों को वो दिया गया, क्योंकि चूँकि किसान बहुत अधिक नुकसान में थे, बहुत अधिक घाटे में थे, तो इसलिए उनको 25% कंपनसेट दिया गया। इस कमेटी के गठित होने के बाद गांधी जी की जो वो थी ख्याति थी वो और अधिक हो गई थी, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, जैसे जब ये सिविल डिसोबीडियंस कर रहे थे तो कुछ किसानों को उठा के जेल में डाल दिया जाता था। तो उन किसानों के लिए जो वकील लड़ते थे उनमें मेन नाम राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, ऐसे कुछ वकील ऐसे थे जो फ्री में उन किसानों के लिए केस लड़ते थे कोर्ट में। तो ये जो है इनका नाम आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये तो था पूरा चंपारण सत्याग्रह। चंपारण में सत्याग्रह चला था सिविल डिसोबीडियंस और पैसिव रेजिस्टेंस करके, ठीक है। जो दूसरा उन्होंने काम किया, दूसरा जो सत्याग्रह किया वो है खेड़ा सत्याग्रह 1918। इसको हम फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बोल सकते हैं छोटे लेवल पे। नॉन कोऑपरेशन यानी कि असहयोग आंदोलन। बड़े अगर हम स्तर पे देखें तो कब होता है, तो 1921 में। इसके बाद वाला टॉपिक वही है, असहयोग आंदोलन, ठीक है। तो छोटे स्तर पे देखा जाए तो फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था वो खेड़ा सत्याग्रह था। सूखे की वजह से गुजरात के खेड़ा जिले में क्या होता है कि फसल जो है वो नहीं हो पाती है, ठीक है। फसल जब नहीं हो पाती है तो अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू कोड के अकॉर्डिंग इफ़ द यील्ड वाज लेस देन 1/4, यानी कि हर साल की अपेक्षा अगर 1/4 भाग होता है केवल नॉर्मल प्रोडक्शन से, तो फार्मर्स वर इनटाइटल्ड टू रीमिशंस, यानी कि वो छूट के हकदार होंगे। अगर 1/4 नॉर्मल प्रोड्यूस से 1/4 हो रहा है तो वो छूट के हकदार होंगे। जैसे मान लीजिए अगर हर साल 100 क्विंटल गेहूँ निकल रहा है,
अगर किसी साल 25 क्विंटल से कम निकल रहा है तो वो उनको कर नहीं तब देना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, गुजरात सभा पीजेंट्स, एक सभा थी किसानों के लिए, वो गई सरकार के पास कर माफ़ करने की याचिका डाली, लेकिन अथॉरिटी जो थी उसने याचिका को खारिज कर दिया, याचिका को क्या कर दिया, खारिज कर दिया, और कर ना देने वाले ज़मीन को जो किसान थे उनकी ज़मीन को जब्त करने की धमकी दी। तो गांधी जी ने किसानों का साथ देते हुए कर न देने का आग्रह किया। गांधी जी ने क्या किया कि गांधी जी ने बोला कि आप उनको कर मत दीजिए, सिविल डिसोबीडियंस इसको बोलते हैं, मतलब आप उनकी आज्ञा का पालन मत करिए, ठीक है। गांधी जी ने किसानों का साथ देने के लिए कर न देने का आग्रह किया। सरदार पटेल, इंदुलाल याग्निक तथा अन्य भी बहुत से युवा लोग गांधी जी के साथ आ पड़े। अब जैसे 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 गांधी जी फेमस हो रहे हैं, उनके फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं। इसी में सरदार पटेल, आपको इनका नाम बहुत बार सुना होगा आपने, जो एकीकरण हुआ था वल्लभ भाई पटेल, वो भी इनके साथ थे, ठीक है। तो आप देखेंगे सरदार पटेल, इंदुलाल याग्निक तथा अन्य भी बहुत से युवा लोग जो है गांधी जी के साथ जुड़े थे। सिविल डिसोबीडियंस से सरकार को झुकना पड़ा तथा अंततः किसानों के साथ एग्रीमेंट करने के लिए तैयार हो गए, ठीक है। तो एग्रीमेंट हो गया इसके लिए। जब गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस करने के लिए बोला तो इससे सरकार भी परेशान हो गई और फिर जो है एग्रीमेंट करने के लिए राजी हो गए सब। सरकार ने 1919 से 1920 तक जो है टैक्स सस्पेंड किया और फिर कर को कम भी किया। जिन किसानों ने उनकी ज़मीन जब्त कर ली गई थी वो लौटा दी गई, ठीक है। तो ये था खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन बेसिकली 1918 में हुआ था। होता क्या है, इसमें जो है ज़मीनें जब्त कर ली जाती हैं यहाँ पे कुछ लोगों की, और रेवेन्यू जो था वो ज़्यादा मांगा जाता है। चूँकि अकाल पड़ा हुआ है तो रेवेन्यू में छूट देनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे सरकार और अधिक रेवेन्यू ले रही थी इन लोगों से, तो इसके लिए आंदोलन किया गया था। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, ये भी 1918 में हुआ था। डिस्प्यूट बिटवीन मिल ओनर्स, यानी कि जो मिल के मालिक थे उनके बीच और किसानों के जो वहाँ पे वर्कर्स थे उनके बीच ये जो है स्ट्राइक हुआ था, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। जो डिस्प्यूट था ये हुआ था। इशू ऑफ डिसकंटिन्यूएशन ऑफ प्लेग बोनस, यानी कि प्लेग के लिए, चूँकि पहले प्लेग की बीमारी बहुत फैलती थी तो इसीलिए उस समय जो है प्लेग बोनस दिया जाता था, और प्लेग बोनस के लिए डिसकंटिन्यूअस जो वो था वो बंद कर दिया गया, ठीक है। यानी कि प्लेग बोनस जो दिया जाता था वो उस साल बंद कर दिया गया 1918 में। मजदूरी अपने भत्ते में, मजदूर जो थे वो अपने भत्ते में 50% की वृद्धि करवाना चाहते थे ताकि युद्ध से बढ़ी महंगाई को संतुलित किया जा सके। आपको पता होगा 1918 में ही जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ, तो उस समय भारत में भी सामान जो है वो बहुत अधिक महंगे हो चुके थे फर्स्ट वर्ल्ड वार की वजह से। तो इन सबको संतुलित करने के लिए मजदूर चाहते थे कि जितना उनकी सैलरी है उसमें 50% की वृद्धि की जाए, ठीक है। और जो ये प्लेग बोनस दिया जा रहा था वो हमेशा दिया जाना चाहिए, ठीक है, ये चाहते थे वो। श्रमिकों और मिल मालिकों के बीच संबंध खराब हो गए। हड़ताली श्रमिकों को मनमाने ढंग से निकाल दिया गया तथा उसके स्थान पर बम्बई से बुनकर बुला लिए गए, ठीक है। तो यहाँ पे मजदूर परेशान हो गए, वो पहुँचे अनुसुईया साराभाई के वहाँ। अनुसुईया साराभाई कौन थी, तो अम्बालाल साराभाई जो कि एक मिल मालिक थे उनकी बहन थी ये, ठीक है। तो अम्बालाल साराभाई, आपने इनका नाम सुना होगा। जो विक्रम साराभाई थे इसरो से आप जिसको जानते हैं, उनके पिताजी थे अम्बालाल साराभाई, ठीक है। तो जो अनुसुईया साराभाई थी वो इनकी बहन थी, तो इनके पास पहुंची तो अनुसुईया साराभाई जो है वो गांधी जी के पास गई और बोले कि आपको इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए गांधी जी से। गांधी जी का सामान मिल मालिक और मजदूर दोनों लोग करते थे, इसलिए गांधी जी के आमरण अनशन के संकल्प से जो मिल मालिक थे, जैसे कुछ मिल मालिक इसका विरोध भी कर रहे थे, तो क्या हुआ, अंततः मिल मालिकों ने इस मुद्दे को एक न्यायाधिकरण को सौंपने के लिए तैयार हो गए। न्यायाधिकरण मतलब ट्रिब्यूनल जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो ट्रिब्यूनल ने अंततः श्रमिकों को वेतन में 35% की बढ़ोतरी देने का फैसला किया, यानी कि 50% तो नहीं लेकिन 35% हम बढ़ा सकते हैं और प्लेग के लिए बोनस दे सकते हैं, ठीक है। तो इस पे दोनों लोग राजी हो गए। अंततः जो है ये भी मैटर सॉल्व हो गया गांधी जी के द्वारा, और अनुसुईया बहन ने 1920 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, याद रखिएगा आप, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किया, गठन किया इसका 1920 में, जिसे भारत में महिला श्रमिक आंदोलन की अग्रणी के रूप में, महिला श्रमिक आंदोलन की अग्रणी के रूप में जाना जाता है अनुसुईया बहन को। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा था कि आमरण अनशन प्रथम बार गांधी जी ने भारत में कब लिया था, तो ये इसी में लिया था, जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक है उसी में लिया था। गांधी जी ने आमरण अनशन किया था इसमें, ठीक है, आमरण अनशन किया था। तो ये तो था टोटल जब भारत में गांधी जी का आगमन होता है और असहयोग आंदोलन तक जो क्रियाविधि चलती है उसका ये पूरा जो है ब्यौरा था। अगले वीडियो में हम बात करेंगे असहयोग आंदोलन के कारण के बारे में, कैसे था, क्या था, सबके बारे में जानेंगे। वीडियो कैसी लगी, ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।